नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस वीडियो में जिसके माध्यम से ये ठान लिया गया है कि आपको इस बार 100% वर्दी दिलाना है। ठीक है। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें बेहतरीन 50 सवाल जो 100% आपके पेपर में आना है वो बेहतर ढंग से कराए गए और अगले 50 सवाल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। आया वाला तो हर कोई पढ़ाने लग रहा है मेरे भाई। इस वीडियो में आपको वो सवाल मिलेंगे जो 100% पेपर में आने वाले हैं। ठीक है जी, तो लास्ट तक वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। अपने दोस्तों, भाइयों, यारों तक जो सारे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है। चलिए, आज के इस खतरनाक दूसरे टेस्ट की शुरुआत करते हैं अपन। ये रहा आपके आज का पहला सवाल। 11, 13, 29, 91, 369, अगला नंबर क्या होगा मेरे भाई? यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस पे एक का गुणा हुआ है और दो ऐड हुआ है। आप ऐसा सोचो, 11 एक कम 11 और दो ऐड करेंगे तो 13 होगा। ठीक है दोस्त, 13 से 29 कैसे हुआ? तो मेरे भाई ये दो गुना हुआ और इसमें यहाँ दो ऐड हुआ तो यहाँ तीन ऐड हुआ। 13 दूनी 26 और तीन जोड़े तो 29। मेरे भाई यहाँ तीन का गुणा करो, 29 तिया 87 और ऐड कर दो 4। फिर मेरे भाई यहाँ 4 से गुणा करो और ऐड करना होगा 5। अगला नंबर क्या होगा? तो 369 में आपको 5 से गुणा करना होगा और इसमें ऐड करना होगा मेरे भाई 6। ठीक है, तो 1500 के लगभग आंसर आएगा। और 9 पैना 45 का 5 और 6 और 5 11 यूनिट प्लेस पर एक आएगा। यूनिट प्लेस पर एक आएगा और 1500 के आसपास आंसर आएगा। तो 1851 आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए जरा, आपको पूरा सॉल्व करने नहीं जाना है। आप यहाँ तक पहुँच गए थे तो यहाँ से उत्तर आसानी से लगाया जा सकता था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या युग्म का चयन करना है। अलग क्या है आपको ये बताना है। देखिए जी, एक बार आप 6932 को 150 लिखें तो ये कैसे कैसे बन सकता है, एक बार अपन ये सोचते हैं। देखिए सर, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15। और आप इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए। ऐड किए तो कितना हुआ? 5। और मेरे भाई आप इसको जोड़ के भी डबल कर सकते हो और इसका डबल करके भी इसमें गुणा कर सकते हो। इसके लिए मुझे एक और नंबर लेना होगा। मैं ले रहा हूँ 78, 51 और इसको देख रहा हूँ 180 के संदर्भ में। आप मुझे ये बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 1 6। तो मेरे भाई आप इनको जोड़ के भी डबल करें तो बात हुई, और आप यहाँ जोड़ के डबल करें तो भी बात हुई कि आप इसमें 2 का गुणा कर दें। 5 दूनी 10 और 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। 6 को डबल कर दें, 6 दूनी 12 और 15 में 12 का गुणा किए तो कितना हो गया मेरे भाई? 180। अब यहाँ देखो, 7 और 3 10 होगा और 2 और 1 3 और 3 का डबल करेंगे तो 6 होगा। ये आपका अलग है। आप बोले कैसे अलग है? देखो, जो पैटर्न अपन सीख रहे हैं वो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा ये। 2 और 1 3 होगा और 4 और 3 7 और 7 का डबल होगा 14। 14 तिया 42 आना था, चूंकि यहाँ 40 आ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो अलग होगा। ए बी सी एक विशेष पैटर्न पर फिक्स है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या चुनिए। कहने का अर्थ ये कि अलग कौन सा ये चुनना है। देखो, इन दोनों का जोड़ 13 हो रहा है और इन दोनों का जोड़ भी 13 हो रहा है। इन दोनों का जोड़ हो रहा है मेरे भाई 8 8 16 और 1 17 और इन दोनों का जोड़ हो रहा है 15। ये अलग है। इन दोनों का जोड़ 4 और 3 7 हो रहा है और इन दोनों का जोड़ 5 और 2 7 हो रहा है। इन दोनों का जोड़ जोड़ सेम, इसका अलग है।
5 और 3 8 और 4 और 4 8। तो आपके सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी में दोनों पेयर का जोड़ सेम है, डिजिटल जोड़ सेम है, और ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं है। अगले सवाल पर आइए। देख, 6 से 15 हुआ, 15 से हुआ मेरे भाई 42, 42 से क्वेश्चन मार्क, आगे कौन सी संख्या होगी आएगी देखना। देखिए, आप इसमें 3 गुना कर दीजिए और 3 घटा दीजिए। और मेरे भाई सीरीज के सवाल इसलिए लिए जा रहे हैं बार बार सेटों में, क्योंकि ये सवाल आपके मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 आने हैं। अरे हाँ, है ना। तो सीरीज करना बेहद ज़रूरी है। आप कांस्टेबल के हिसाब से कम 300-400 सीरीज बना लें। 3 गुना कर दें और 3 घटा दें तो 15 होगा। इसका 3 गुना करेंगे, 3 घटाएंगे तो 15 तिया 45, तो 3 घटाए तो 42। तो मेरे भाई आपका जो भी आंसर होगा वो 3 गुना करके 3 घटाना होगा। 42, देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट से ही कर दो। 3 दूनी 6 और 6 में से 3 घटाएंगे तो लास्ट में 3 आएगा। तो 1 2 3 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर। 100 वर्ष की अवधि में लीप वर्ष कितनी बार आएगा? मेरे भाई ये सवाल ऐसा ही पेपर में लिखा आता है और ऑप्शन ऐसे लिखे रहते हैं। सही मायने में 100 सालों में यदि लीप वर्ष यदि देखें तो 100 सालों में लीप वर्ष या तो 24 होंगे या 25 होंगे। आप बोले जे क्या बात बता रहा है, आज तक तो 24 सुने। तो मेरे भाई मैं आपके सामने 2 उदाहरण रख रहा हूँ। देखो, प्रथम 100 साल तो बोला नहीं है, 101 से लेकर 200 तक ये 100 साल की यदि बात करें तो यहाँ 24 लीप ईयर होंगे। और 301 से लेकर यदि मेरे भाई 400 तक की बात करूं मैं तो यहाँ लीप ईयर कितने होंगे? 25। तो देखो ये भी 100 साल है, ये भी 100 साल है। तो 100 साल में लीप ईयर या तो 24 होते हैं या तो 25 होते हैं। लेकिन मेरे भाई ऐसा यदि सवाल आए तो आपको 24 ही आंसर टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आ जाइए। एक समांतर श्रेणी का 15 पदों का योग आपको बताना है, जबकि चौथा पद 14 है और छठवां पद 20 है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। समांतर श्रेणी का एनवा पद यदि आपको निकालना है, एनवा पद, तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता मेरे भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A4 पहला पद और N4 कौन सा पद निकालना है वो, और D4 है सार्वंतर डिफरेंस, आपने पढ़ा होगा। 14वां पद चाहिए तो A प्लस 13D। अरे हाँ, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, चौथा पद चाहिए तो A प्लस 3D बराबर क्या दिया है? 14। और आपको छठा पद दिया है तो छठा पद होगा A प्लस 5D बराबर होगा मेरे भाई 20। यदि मैं यहाँ से घटाने भिड़ जाऊं तो ये माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 2D होगा और मेरे भाई ये माइनस का होगा 6। तो D की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ से 3 निकल के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो D की वैल्यू पुट करूँगा तो D होगा 3 तिया 9 और 9 उधर जाके घट जाएगा तो मेरे भाई A की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। मान गए? ऐसे आपको ए और डी निकालने होंगे। इसके बाद आप एपी के जोड़ का फॉर्मूला यूज करोगे और मेरे भाई एपी के जोड़ का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू मेरे भाई टोटल पदों का जोड़ कितना है? 15 बटे 2। 2 ए की वैल्यू होगी 5 प्लस 15 में 1 कम करेंगे तो 14 और मेरे भाई डी की वैल्यू होगी 3। कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये 15 बटे 2 होगा गुना 14 तिया 42 और 42 में 10 जोड़े तो मेरे भाई 52 होगा। 0 से कैंसिल हो, सॉरी 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार होगा? 26 बार। अरे हाँ, है ना। तो आंसर होगा आपका 15 गुना 26। आप चाहे तो इसे पूरा कैलकुलेट कर लें या फिर आप चाहे तो कहेंगे कि इनका गुणा यदि करेंगे तो 390 आएगा। देख लीजिए आप एक बार जल्दी से। जब भी एनवा पद निकालना हो तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है और जोड़ यदि निकालना हो तो जोड़ का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। अगले सवाल पर आ जाइए।
5 पाई सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली कागज की एक आयताकार शीट को इसकी लंबाई के साथ रोल किया जाता है। शीट की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई बन जाती है, जिससे एक बेलन बनता है। बेलन की त्रिज्या निकालना है। मेरे भाई इस आयत से इस बेलन का निर्माण हो रहा है, सवाल ये। और इस आयत से यदि इस बेलन का निर्माण हो रहा है तो इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी ऊंचाई बन जाएगी, और इसकी जो लंबाई है बोले, इसकी जो लंबाई है उसके साथ ये रोल सीट रोल हो रही है। इसका अर्थ ये कि ये इसकी आधार की परिधि बन जाएगी। अरे हाँ है ना। तो आप मुझे बताओ किसी बेलन के आधार की परिधि, तो बेलन का आधार क्या होता है? तो बेलन का आधार होता है वृत्त। और मेरे भाई वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और जबकि ये बन रही है लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी? 10 पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा, आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और आपको यही बताना था कि उसी बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या होगी मेरे भाई 5 सेंटीमीटर। देखिए आप एक बार, सीट को जिसके साथ रोल किया जाता है वो उसकी आधार की परिधि का निर्माण करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल, 1,000 रुपए के एक ऋण को 2 भागों में इस तरीके से उधार दिया गया है। मैं ऐसा लिख ले रहा हूँ, 1,000 रुपया 2 भागों में उधार देना। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहला भाग 5 साल के लिए उधार दिया गया है 10% की दर से, जबकि दूसरा भाग जो है 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया है 12.5% की दर से। हाँ जी। तो और दोनों भागों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा मेरे भाई वो आपस में बराबर है। मान लो ये पहला भाग ए है और ये पहला भाग बी है। आप मुझे बताओ ए से कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो आप बोलेंगे जो भी ए होगा उसका 50%। अरे 1 साल का 10%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। ऐसे ही मेरे भाई बी जो भी होगा उससे कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 12.5 का 4 गुना करेंगे तो ये भी 50% होगा। और ये 50/100 से 50/100 कैंसिल होगा, ए बराबर बी आएगा। इसका अर्थ ये है कि 1,000 रुपए के जो 2 भाग आपने बनाए हो वो दोनों भाग आपस में बराबर है। और दोनों भाग यदि आपस में बराबर है तो 12.5% से कितना पैसा उधार दिया गया, तो आपका आंसर 500 होगा। यदि 10% का पूछता तो भी आंसर मेरे भाई 500 ही होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जया और विजया के भार का अनुपात 4:5 है। यदि उनके भार का योग 72 किलोग्राम है तो विजया का भार बताना है, और विजया का भार जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा अर्थात 40 होगा। यदि मैं पेपर में बैठा होता तो इस तरीके से 40 आंसर टिक करता और आगे बढ़ जाता। अरे हाँ है ना मेरे भाई। यदि मुझे डिटेल में करना है तो दोनों का जोड़ जो है वो 72 है, जबकि दोनों का अनुपातिक जोड़ 9 है। 9 की वैल्यू 72 है, मुझे 5 की वैल्यू बताना था और इसी 5 की वैल्यू से मैंने सवाल को आंसर टिक किया था। 9 अट्ठे 72 और 8 40। ठीक है, मैं कई सारे सवालों को ऐसे ही ऑप्शन देखकर टिक कर देता हूँ, उस पे ऑब्जर्वेशन करके कि इसका आंसर ये होगा। अरे हाँ है ना, चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वैध मतों का 75% मिला और वह इतने वोटों से चुनाव जीत गया। एक बेहतर मेथड में आपको सिखा रहा हूँ। देखिए मान लो चुनाव में एक्स बोर्ड है, आप मुझे बताओ 10% लोगों ने मत नहीं दिया, इसका अर्थ ये है कि 10 में से एक लोगों ने वोट नहीं डाला। तो टोटल यदि 10 वोट रहे होंगे, एक ने वोट नहीं डाला, तो डाले गए वोट कितने होंगे? 9/10। मानते हो जी? 10% वोट अवैध घोषित हो गए, इसका अर्थ ये कि 10 में से एक वोट खराब हो गया। तो इस डाले गए मतों में का 10 वोट में से एक वोट खराब हो गया, अर्थात बचे कितने वोट? 9 वोट। उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिला, तो आप मुझे बताओ हारने वाले उम्मीदवार को 25% मिला होगा, और जीत हार का जो अंतर बना होगा मेरे भाई वो बना होगा 50%।
तो जीतने वाले को 75 मिला, हारने वाले को 25 मिला और हार जीत का अंतर बना 50%। तो चूंकि हार जीत का अंतर सवाल में दे रखा है 4050। ठीक है जी। 9 9 81 होगा और 81 से 5 बार काटेंगे तो 405 हो जाएगा। ये 50 आना है। 50 का डबल करेंगे तो 100 होगा और 2 जीरो ये 10 10 वाले शिफ्ट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 10,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या जो होगी मेरे भाई वो 10,000 होगी। देखिए आप एक बार। ठीक है जी। चलिए, एक समुच्चय में 4 संख्या है, इनमें से पहली 3 संख्याओं का माध्य 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का जो माध्य है वो 21 है। आंकड़ों के समुच्चय का परास ज्ञात कीजिए। बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो मीन होता है, जो माध्य होता है वो बिल्कुल बीच वाला होता है। अरे हाँ है ना। जो भी माध्य होता है, कितनी भी संख्याओं का माध्य क्यों ना हो, वो बीच वाला होता है। जैसे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ तो इसका माध्य क्या होगा? 3 होगा। इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज होगी मेरे भाई पहले और अंतिम वाले का डिफरेंस, ये रेंज कहलाएगी। तो रेंज 4 होगी और इसका माध्य कितना होगा? 3। ठीक है, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं बोलूं कि 3 सबसे छोटी संख्याओं का जो माध्य है वो 19 है। माध्य यदि 19 है तो इससे पहले वाली संख्या 18 हो सकती है और इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो 20 होगी। मैंने ऐसा मान लिया। लेकिन अगली उसी में देखो 4 संख्या, ये 1 2 3 4, मैंने इन तीनों को माना हूं 18 19 20 और आगे बोला है कि बड़ी संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है? 21। अब ये संभव नहीं है क्योंकि 21 तो अंतिम वाली संख्या आ रही। तो मैं अब इनको एक बार ये कोशिश करूंगा कि इनको मैं ऑड मान लूंगा, एक एक कम एक एक ज्यादा कर लूंगा। तो ये 17 हुआ, 17 से 2 बढ़े तो 19 माध्य है और ये 21। मेरे भाई इनका भी तो माध्य 19 ही है। अरे हाँ है ना। फायदा ये होगा कि अगली संख्या होगी मेरे भाई 23। अब आप एक बार नीचे वाली लाइन को सोच लें। ये 4 संख्या है, 4 संख्या में पहली 3 का माध्य क्या आएगा? तो 19 आएगा। अंतिम वाली 3 का माध्य क्या आएगा? 21 आएगा। यही सवाल ने बोला है। तो आपको बताना क्या है? संख्या की रेंज बतानी है। तो रेंज परास यदि बताना तो इन दोनों का अंतर परास होगा मेरे भाई, और 23 में से 17 घटेगा तो परास होगा इसका 6। देख लीजिए आप, ये बेहतर तरीका इस सवाल को करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। P और Q मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ठीक है जी। P और Q यदि मिल गए तो काम खत्म हो जाएगा 10 दिन में। मैंने यहाँ लिख लिया ये बात कि P Q मिल गए तो 10 दिन में काम खत्म हो जाए। Q अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, तो Q अकेला कर ले रहा है 12 दिन। तो 10 और 12 का एलसीएम यदि निकालूंगा मैं मेरे भाई तो मेरे पास 60 एलसीएम आएगा। P और Q की क्षमता 6 आएगी और अकेले Q की क्षमता 5 हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा कि P की क्षमता 1 है और Q की क्षमता यदि बोलूँ मैं तो Q की क्षमता है 5। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। Q अकेला 6 दिन तक कार्य करता है। आप मुझे बताओ, Q की क्षमता 5 है और ये यदि 6 दिन तक काम करे तो कितना काम कर जाएगा? 30 काम Q ने कर लिया। P अकेला कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? P अकेले को बचा हुआ कार्य पूछना चाह रहा है ये सही मायने में ऑप्शन के हिसाब से। तो काम बचा कितना है? 30। अब इस 30 काम को A से कराना है, जबकि एक दिन में A जो है वो केवल कितना काम कर सकता है? एक काम कर सकता है। 30 काम करने में इसे कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं अगला सवाल। 1248 रुपए की राशि को निधान और बेहान के बीच में बांटना है, 2:3 में विभाजित करना है और बेहान का हिस्सा आपको बताना है। तो सही मायने में 1248 के आपको 3 और 2 5 भाग बनाने होंगे और 3 और 2 5 भाग बनाने होंगे और इसमें से जो बेहान का हिस्सा है वो है मेरे भाई 3। 3 किसकी वैल्यू ये आपको बताना पड़ेगा।
ठीक है जी। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, पहले 3 से गुणा कर ले रहा हूँ। 8 तिया 24 का 4, हाथ का 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, हाथ का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3, बटे करना है 5। और यदि मुझे किसी संख्या को 5 से भाग करना है, किससे भाग करना है, 5 से, तो मेरे भाई मैं उसे डबल कर देता हूँ और पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देता हूँ। ये मेरा तरीका है। कैसे, देखो, 7 में यदि मुझे 5 से भाग करना है तो मैं 7 को डबल कर दूंगा 14, और पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दूंगा। ये मुझे आसान लगता है तो मैं इसे डबल कर दूंगा। तो 4 का डबल होगा मेरे भाई 8, 4 का डबल होगा मेरे भाई 8, 7 का डबल होगा 14, हाथ का 1, 3 का डबल होगा 6, हाथ का 1, 748.8 मेरे सवाल का आंसर होगा। 7 का डबल 14, 3 का डबल 6 और 1 8, 4 का डबल 8, 748.8। ऑप्शन में लिखा नहीं है तो आप एक काम करो, इसे 748.8 कर लो, या फिर हो सकता है छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो तो आप उसे देख सकते हैं। 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। बाकी मुझे सब सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, कोई एरर हो आप देख लेना। देखिए, 15 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु एक दूसरे के दुगनी थी। तो मेरे भाई ये पिताजी और ये उनका साड़ा पुत्र, और ये एक दूसरे के डबल है, तो ऐसा मान लो ना कि ये एक्स है तो ये 2x। लेकिन ये कब की बात, ये बिफोर 15 ईयर ऐसा लिख लो, 15 साल पहले। ठीक है जी। आगे क्या बोला है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। तो आप पहले तो इसे आज की बात कर लो, आज ये कितने के होंगे, तो आज होंगे सर जी जे x+15 के, और ये भी होगा x+15 का। अब 5 साल बाद की बात करेंगे तो ये x+20 हो जाएगा। मैं रेशो से भी कर सकता था लेकिन इससे बेहतर समझ आएगा, ये x+20 हो जाएगा। अब ये एक दूसरे के 1.5 गुने होंगे तो मेरे भाई पिता तो 1.5 गुना होगा, ये 1.5 गुना होगा, तो इसमें मैं 1.5 से गुणा कर ले रहा हूँ। अब आपस में बराबर होंगे तो ये 2x+20 ही रहेगा। मैं 1.5 से गुणा करूंगा तो ये 1.5x आएगा, और 20 2 30 हो जाएगा। उधर यदि 20 को ले जाऊंगा तो ये 10 बचेगा और ये आधा x बचेगा। तो x की मेरी वैल्यू मेरे भाई 20 आएगी। अब मुझे पिता की वर्तमान आयु बताना है, मतलब ये बताना 20 दूनी 40 और 15 और जोड़े, अच्छा इनका अनुपात बताना है। ठीक है, 20 दूनी 40 और 40 में 15 जोड़े तो मेरे भाई ये 55 होगा। और यहाँ 20 में 15 जोड़े तो 20 में 15 जोड़ने पर मेरे भाई ये 35 होगा। 5 से काटेंगे 11 बार और 5 से काट देंगे 7 बार, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 11:7 होगा। देख लीजिए आप एक बार। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उसके चलने के 20 घंटे बाद बी उसके पीछे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो बी ए को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पकड़ लेगा। देखो, यहाँ से चालू किए, ये ए यहाँ पहुँच गया, कितने घंटे चला, तो सर जी यहाँ लिख लो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। और कितने घंटे तक चला, तो आप बोलेंगे ये 20 घंटे तक चल। तो ये कितने घंटे चल गया, कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, 200 किलोमीटर। अरे हाँ, है ना, चूंकि ये रुका नहीं है और ये चलते ही जा रहा। अब बी ने स्टार्ट किया, और बी ने स्टार्ट किया किस स्पीड से, बी ने स्टार्ट किया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मेरे भाई मैं इसे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। अरे हाँ, है ना, तो रिलेटिव स्पीड का यदि मैं कॉन्सेप्ट लगाया हूँ तो बात को समझना, ए को मैं यहीं रोक दूंगा और केवल बी को चलाऊंगा। तो ये वाली चाल एक ही जीरो कर दूंगा, एक ही चाल जीरो होगी तो ये चाल कम हो जाएगी, 15 वाली 5 बचेगी, 10 कम हो जाएगी, क्योंकि ए को मैंने रोक दिया हूँ, 10 किलोमीटर चाल मुझे कम करनी पड़ेगी। अब 5 किलोमीटर के हिसाब से 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर का रास्ता कवर्ड कराना है, तो 200 किलोमीटर कवर्ड कराना है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है। तो 200 किलोमीटर कवर्ड करने के लिए मुझे पूरे पूरे 40 घंटे लगी।
40 घंटे बाद ए और बी एक साथ होंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताना है, आपको बताना है बी ए को प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, बी 40 किलोमीटर चला, 40 किलोमीटर 40 घंटे तक चला, तब जाके ए के पास पहुंचा है। तो बी 15 की स्पीड में 40 घंटे में कवर्ड रास्ता यदि देखोगे तो 15 चौके 60, 600 किलोमीटर रास्ता कवर करेगा। बी जब 600 किलोमीटर रास्ता कवर करेगा तब जाके ए को पकड़ पाएगा। ठीक है जी। कई सारे सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में चोर पुलिस वाले ऐसे सवाल बनते। ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए, बच्चों के एक सामूहिक शाब्दिक खेल खेल रहे हैं। खेल में उन्हें एक कारपोरेशन दिया गया, एक शब्द कारपोरेशन दी गया, फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ रहे और यह पता लगाएं कि शब्द को फिर से कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। बात को समझना, स्वर व्यंजन को पहले एक साथ कर लो। सी आर पी आर टी एन, ये पूरे हो गए मेरे भाई व्यंजन। एक बॉक्स में आप स्वर को फिक्स कर लो। ऐसे मैंने आपको पिछले सेटों में भी सवाल करा रखे। तो स्वर क्या होगा? ओ ओ ओ, 3 बार ओ, और ए है और आई, 1 2 3 बार ओ है और एक ए है और एक आई, मान गए। ठीक है जी। अब इनको एक साथ ही रखना है तो भाई ये तो कहीं भी जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इसको लेके 7, टोटल 7 फैक्टोरियल की कहानी। गुना स्वरों को भी इधर किधर कर सकते हो आप, तो ये कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल ऊपर होगा। दूसरी चीज़ ये कि रिपीटेशन जो भी होता है उतने फैक्टोरियल का आपको भाग लगाना पड़ता है। जैसे आर पर रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल, 2 बार आर है, और ओ 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल का और भाग लगाना है। ये आपके सवाल का उत्तर निकल के आएगा, जो भी आपका निकल के आना है। ठीक है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या होंगे? 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी होगी। 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिखेंगे और 3 फैक्टोरियल को 3 गुना 2 लिखेंगे। मैं एक बार 7 फैक्टोरियल को ज्यों का त्यों रहने दे रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल को लिख ले रहा हूँ। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार, 5 दूनी 10। आंसर होगा 7 फैक्टोरियल गुना 10। 7 फैक्टोरियल गुना 10, मानते हो जी? 7 फैक्टोरियल गुना 10 यदि आंसर होगा तो मेरे भाई मुझे ये पता चल गया कि सवाल के लास्ट में हर हाल में 2 जीरो आना है। कैसे? क्योंकि 1 जीरो तो ये है ही है, 7 फैक्टोरियल में ऑलरेडी 1 जीरो आता है। आप बोले ये कैसे पता तुमको? क्योंकि मेरे भाई 5 से बड़े सारे फैक्टोरियल में 1 जीरो तो आता ही आता है। 5 से बड़ा यदि फैक्टोरियल चालू कर दो तो वो 10 का डिजिबल होता है, 5 से 5 या 5 से कोई भी बड़ा फैक्टोरियल हो। तो इस उत्तर में मुझे 2 जीरो आना ये पता था, तो मैं ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट करता। ठीक है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर आई। एक छात्रावास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। तो ऐसा मान ले रहा हूँ, ये बॉय और ये गर्ल्स। बॉयज़ जो है वो 500, तो गर्ल्स जो है वो 700। ठीक है जी। 50, सॉरी पहले 40%, 40% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे नहीं करने वाले का बताना। तो देखो, 40% लड़के को स्कॉलरशिप मिल रही है तो 60 को नहीं मिलती होगी, तो मैं इसका 60% निकाल लूँ। इसका निकालना है मुझे 60%, तो मेरे भाई इसका 60% होगा 300। और मुझे ये पता है कि इन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। 50% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो 50% निकालना कतई आसान है। तो 50% मतलब 350 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। कुल मिलाकर 650 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उनका छात्रावास के उन छात्राओं के साथ प्रतिशत क्या है? तो छात्रावास के उन छात्राओं का प्रतिशत क्या है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही? तो छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिल रही? 650। और टोटल छात्रावास में कितने लोग हैं? 1200, 7 5 1200,
और यही परसेंटेज आपको बताना है। ठीक है जी। यदि मैं कैंसिल करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं 2 से कैंसिल कर दे रहा हूँ, तो 2 से कैंसिल करूँगा तो 3 दूनी 6, ये 2 बार कैंसिल होगा। और 2 दूनी 5 बार कैंसिल। और 2 से कैंसिल करूँ मैं तो ये 6 बार कैंसिल होगा। 6 से कैंसिल करूँ तो 6 पंचे 30 होगा। बचेगा कितना? 2। 6 चौके 24 होगा। बचेगा 1। 54 सही 1/6% मेरे सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक। चलो जी, अगले सवाल पर चलते हैं। एक थैले में 1 से 3 तक की संख्याकित सफेद गेंद रखी हुई है। तो देखो, सफेद बॉल। और कहाँ से कहाँ तक रखी हुई है? 1 से 3 तक। तो 1 2 3, ये सफेद बॉल। एवं 4 से 10 तक लाल बॉल रखी हुई। लाल बॉल रखी हुई। लाल बॉल 4 से 10 तक। तो क्या है? 4 5 6 7 8 9 10। 4 से 10 तक लाल बॉल। यादृच्छिक तरीके से एक गेंद को निकाला जाता है और आपको क्या बताना है? लाल बॉल बताना है। लाल बॉल बताना है और वो भी कैसी होना चाहिए? सम होना चाहिए, सम लाल बॉल। तो मेरे भाई पहले तो आपको लाल बॉल बताना है और वो भी कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। तो 4 वाली चलेगी, 6 वाली भी चलेगी, 8 वाली भी चलेगी और 10 वाली भी चलेगी। तो कुल मिलाकर लाल बॉल कितनी है? 4, जो आपके फेवर में है। और कुल बॉलें कितनी है? तो कुल बॉलें बोलेंगे आप 1 से लेकर 10 तक। तो आपकी जो प्रायिकता होगी मेरे भाई, वो होगी 2/5। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से देख लें आप एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है और वे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 28 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। वे एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करते हैं। उनकी चालों का अनुपात। आप ऐसा मान लें कि एक की चाल एक्स है और एक की चाल वाई। तो दोनों विपरीत दिशा में चल रही है ऐसे, तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी। तो दोनों की चालें यदि जुड़ जाएगी तो एक्स वाई हो जाए। और चालें जुड़ गई और इसका गुणा कर दीजिए समय से, तो क्या निकल जाएगी? दूरी। मानते हो? ठीक। अब देखो, ये x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 28 सेकंड में खुद को पार कर ले रही। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय। तो पहली रेलगाड़ी की दूरी होगी 28x। और दूसरा ये कि ये बाय मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड में ये खुद को पार कर ले रही। एक व्यक्ति को पार कर रही मतलब खुद को पार कर रही, खुद की लंबाई के बराबर चल रही, इतना आप समझ सकते हो। तो इसकी दूरी होगी 10 बाय। तो देखो भाई, चाल गुणित समय, चाल गुणित समय बराबर क्या होगा? दूरी। ठीक। ये हो जाएगा 24x प्लस ये हो जाएगा 24y बराबर ये 28x ही रहेगा और ये हो जाएगा 10। मेरे भाई 24x को उधर ले जाएंगे तो ये 4x बचेगा और 10y को इधर ले जाएंगे तो ये 14y। तो x/y का रेशो तो क्या होगा? 7/2 होगा। 7/2। पहले की चाल 7 होगी तो दूसरे की चाल 2 होगी। आप जल्दी से एक बार इसे बेहतर ढंग से देख लें। ठीक है जी। चलिए, कॉफ़ी और चाय के मूल्यों का अनुपात जो है 5:7 है
और एक परिवार के द्वारा उनकी खपत की गई मात्रा 7-9 कॉफ़ी और चाय का व्यय। तो देखिए एक बात समझिए, व्यय बराबर होता है मूल्य गुणा खपत। व्यय बराबर क्या होता है? मूल्य गुना खपत। ठीक है जी। तो मूल्यों का अनुपात 5-7 है, तो ये मूल्य हो गए 5-7। और खपत की मात्रा जो है मेरे भाई वो 7 और 9, 7 और 9 खपत की मात्रा। और आपको व्यय निकालना है, तो व्यय बराबर क्या होता है? मूल्य गुना खपत। तो ये 7 गुना 5 होगा, गुणा भी मत मारो, 7 गुना 5 होगा। और ये होगा मेरे भाई 9 गुना 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो रेशो आएगा वो 5:9 का आएगा। 5:9 ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पुरुष एक महिला एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष समान कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। पुरुष यदि 90 रुपये कमाते तो महिला कितना कमाती है? देखिए एक बार। दो पुरुष, P4 पुरुष मान ले रहा हूँ और M4 महिला। दो पुरुष और एक महिला यदि भिड़ गए तो एक काम को 14 दिन में ख़त्म कर दे, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष यदि भिड़े तो काम खत्म होगा 8 दिनों में। ठीक है जी। देखिए यहाँ से M और P निकल के आ जाएंगे। आप एक बार इसे कैंसिल कर दें, 2 से कैंसिल करेंगे 7 बार और 2 से कैंसिल करेंगे मेरे भाई 4 बार। 7 दूनी 14 P प्लस 7 M हो जाएगा, बराबर 4 चौके 16 M हो जाएगा, प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8P। 14P में से 8P घटाएंगे तो 6P आएगा, और यहाँ से 7P घटाएंगे तो मेरे भाई 9M आएगा। तो P/M का रेशो होगा, 3 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। P यदि 3 है, P यदि 3 है तो M जो होगा वो 2 होगा। ठीक है भाई। पुरुष 3 है और 3 की वैल्यू सवाल में 90 रुपये दी गई। इसका अर्थ ये कि पुरुष की क्षमता 3 आई, एक दिन में 3 काम कर सकता है, जबकि उसके बदले उसे 90 रुपये मिल रहा है। तो कितना गुना पैसा मिल रहा है? क्षमता का 3 गुना, सॉरी 30 गुना। तो 2 का 30 गुना करना होगा, तो महिला जो है वो एक दिन में 60 रुपये कमाएगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आई। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लाभ लागत का 180% है। अच्छा, यदि मेरे भाई CP 100 है तो SP जो होगा वो 180 ज़्यादा होगा। 180 ज़्यादा मतलब कितना होगा? 280। ठीक। यदि लागत 20% बढ़ जाए तो मेरे भाई 100 वाली लागत 120 हो गई। इसे नाम दे दो आप न्यू CP। 100 वाली लागत 120 हो गई, लेकिन विक्रय मूल्य ज्यों का त्यों रहे, इतने में ही बेच देना है आपको। तो अब आपको बताना है कि विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो किसका बताना है? विक्रय मूल्य का। क्या बताना है? लाभ। तो आप मुझे बताओ लाभ कितना होगा। तो लाभ होगा मेरे भाई, लाभ होगा मेरे भाई 160 का लाभ होगा। अरे हाँ, है ना। 120 वाली चीज़ 280 में बेच रहे हैं तो 160 का लाभ होगा, और प्रतिशत का करेंगे तो 100%। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 चौके 16, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 सत्ते 28। अरे हाँ, है ना। और 4/7 आ रहा है, 1/7 दिखाएगा, 1/7 दिखाएगा 14 सही 2/7% को। तो उसका करना है 4 गुना, उसका 4 गुना यदि करना है तो ये होगा लगभग 57%। ठीक है जी। देख लीजिए आप एक बार। चलिए जी अगले सवाल को देखते हैं। एक नाव P से Q तक धारा की दिशा में और Q से P तक धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में यात्रा करती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर। तो देखो नाव की जो चाल है शांत जल में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर, ये नाव की चाल। तो एक समय के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि धारा की जो चाल है वो X किलोमीटर।
धारा जो है वो x किलोमीटर पर आवर की। ठीक, एक बार ये धारा के साथ जा रही है और एक बार ये धारा के विपरीत जा रही है। तो धारा के साथ जब जा रही है, दूरी दोनों तरफ बराबर ही तय कर रही, तो धारा के साथ जब जाएगी तो इनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी, और धारा के विपरीत जब जाएगी तो ये चाल आपस में घट जाएगी। और ये जो मैंने किया हूँ देखो, दूरी बटे चाल क्या होता है, समय, और दूरी बटे चाल क्या होता है, समय, और इन दोनों समय का जो जोड़ है वो कुल मिलाकर 3 घंटे। ऐसे। ठीक है, धारा के साथ जाएगी तो चालें जुड़ेगी, धारा के विपरीत जाएगी तो चालें क्या होगी, घटेगी। और दूरी बटा चाल, और दोनों ही समय आ गए, और दोनों समय का जोड़ कितने घंटे, 3 घंटे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ इस बात को यदि ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ आपको डी भी निकालना, यहाँ आपको एक्स भी निकालना। अरे हाँ या ना। और इक्वेशन कितनी है, आप बोलेंगे इक्वेशन 1 है। मेरे भाई जितनी इक्वेशन होती है उतनी वैल्यूज, उतने वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो आप, लेकिन यहाँ एक इक्वेशन और 2 बातें निकालनी है, तो ये संभव नहीं है। तो सही मायने में आप इस सवाल का आंसर दोगे आंकड़े अपर्याप्त है। एक्स पता होता तो डी निकल जाता, डी पता होता तो एक्स निकल जाता, या एक्स और डी में रिलेशन यदि दे रखता तो आंसर निकल जाता। हाल फिलहाल में इसका आंसर निकालना संभव नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पर। 87 P4 को 11 से विभाजित करना है। 87 P4 को 11 से विभाजित करना है और पूरा पूरा ये भाग जाना चाहिए। तो आपको पता है 11 का नियम, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लो, तो 7 और 4 11, और इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा छोड़े वाले के साथ, 8 + P। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस साइड में भी 11 बना दो तो ये 0 बन जाएगा, तो P की वैल्यू क्या रखना होगा, 3। 8 और 3 11, और 11 0 हो गया, और P की वैल्यू 3 आपको दी गई। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर आइए। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक मूलधन 4 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखो 1 से 3 हो रहा है, और कितने साल में हो रहा है, तो मेरे भाई ये 4 साल में हो रहा है। कितने वर्षों में स्वयं का 81 गुना हो जाता है, मेरी बात को समझना। 81 गुना करना है मतलब 3 की पावर 4 करना है, बात को समझो, ये 3 की पावर 1। तो मैं ऐसे हर सवालों को ऐसे निपटा देता हूँ कि 3 की पावर 1 करने में 4 साल लग रहे हैं, पावर 1 करने में 4 साल, पावर 1 करने में कितने साल लग रहे हैं, 4 साल। तो मेरे भाई पावर 4 करने में 4 चौके 16 साल लग जाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर जी, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल। एक परीक्षा में 40% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो मैं पास वाला ही लिख ले रहा हूँ। तो SCIENC साइंस, साइंस में पास हुए 48%। आओ जी। मैथ में 56% उम्मीदवार असफल हुए, बात को समझना, मैथ में फेल हुए हैं 56%, तो पास हुए होंगे 44%। ठीक है जी। और दोनों में भी असफल हुए कितने परसेंट, 32%। तो साइंस प्लस मैथ दोनों में पास वाले लिख ले रहा हूँ। अरे हाँ ना, 32% असफल यदि हुए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पास हुए होंगे 68%। ऐसे। तो आपको बताना क्या है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत। तो मेरे भाई दोनों विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत आपको यदि बताना है तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि ए यूनियन बी मुझे निकालना है, और मेरे पास वैल्यू दी गई है एन ए की, वैल्यू दी गई है एन बी की, माइनस एन ए इंटरसेक्शन वी की वैल्यू दी गई। मैं इसे इस तरीके से ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई जब अभी आबकारी का पेपर हुआ था तो सही मायने में आबकारी के पेपरों में यूनियन इंटरसेक्शन पे सवाल आए थे, तो ऐसे सवालों को भी यूनियन इंटरसेक्शन से किया जा सकता है। हालांकि आप बैन आरिक से कर लेते हो अच्छी बात, मैं हाल फिलहाल में से यूनियन इंटरसेक्शन से इसलिए से कर रहा हूँ। 8 और 4 12, और 12 में से 8 गया बचा 4,
4 और 4 8, और 8 में से 6 गया मेरे भाई, बचा कितना? 2। फाइनली 24% मेरा ए यूनियन बी आएगा। और ए यूनियन बी, ये यूनियन बी जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत होगा। ठीक है जी। यूनियन इंटरसेक्शन लगाने का एकमात्र उद्देश्य आबकारी 2025 है, ताकि उसका ज्ञान आपको धीरे धीरे होता रहे। ठीक। एक ट्रेन विपरीत दिशा में एक ट्रैक को 33 सेकंड में पार करती है। ठीक है। यदि ट्रक की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रक की गति जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और मुझे लग रहा है आगे पूरा का पूरा सवाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में बदल ले रहा हूँ 5/18 से गुणा करके। तो ये हो जाएगी 18 दूनी 36 होगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये ट्रक की स्पीड हो जाएगी। जबकि ट्रेन की स्पीड भी दी गई, तो ट्रेन के लिए मैं टी आर यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेन की स्पीड दी गई है मेरे भाई 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड दी गई। देखिए जी, अब आपको ये देखना है कि ये दोनों जो है विपरीत दिशा में एक दूसरे को 33 सेकंड में पार कर रहे हैं। विपरीत दिशा में जब जा रहा है तो तब इनका जो टाइम है वो है 33 सेकंड। 33 सेकंड। तो देखो ये चाल है, चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाएगी, तो चाल 15 + 10 और चाल गुणित समय कर दें आप, समय कर दो 33 सेकंड, और चाल गुणित समय यदि करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से दूरी निकल जाएगी। अब दूरी की चर्चा करें। ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है इसका 10%। अरे हाँ ना, किसकी लंबाई? ट्रक की। तो ऐसा मान लो कि ट्रेन 100x की, तो ट्रक जो होगा वो 10x का हो। कुल मिलाकर इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी 110x। इस x की वैल्यू निकाल लें, ट्रेन भी निकल जाएगी। तो देखो जी, 15 में 10 का गुणा करेंगे 150 होगा, 150 गुना 33 होगा, और 150 में 33 का गुणा करेंगे तो 110x होगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और x से कैंसिल करेंगे, 11 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 15 तिया 45, 45 वैल्यू आएगी x की। मुझे बताना है ट्रेन, तो ट्रेन 100x है। अरे हाँ है ना, ट्रेन की लंबाई बताना है, और ट्रेन जो है मेरे भाई वो 100x है। अच्छा मैंने ये गलती कर दी, एक सेकंड एक सेकंड, ये 15 और 10 25 होगा, और 25 गुना 33 होगा, सॉरी, और ये 110x होगा। तो आप एक काम करिए, 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 तिया 33, 5 से कैंसिल करेंगे 5 बार, और 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार, तो x की वैल्यू 15/2 आ जाएगी। ये x आ जाए। आपको निकालना है 100x, तो 15/2 और गुणा करना होगा 100। 100 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 बार, और 15 75, 750, ये ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है भाई, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर होती है। अकेला इंसान कैमरे के सामने यदि पढ़ाने लगे तो थोड़ा बहुत एरर होता है, आप उतना थोड़ा सा मैनेज करिएगा, इस बात को समझे भाई। पेपर में बैठ के इनका गुणा मत करने लगना, अरे हाँ है ना, दिक्कत में फंस जाओगे। बात को समझ जाओ जरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये a गुना a है तो ये a का स्क्वायर है, प्लस ये b है तो 2 बार गुना हो रखा तो ये b का स्क्वायर। 0.62 को यदि देखें तो 2 गुना b लिख सकते हैं, 0.31 का ये डबल है, और 0.52 को यदि देखें तो इसे a लिख सकते हैं। मानते हो जी? तो अंडर रूट कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फाइनली ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो होगा वो a प्लस बी होगा। a की वैल्यू 0.52 है, प्लस b की वैल्यू 0.31 है। इनको ऐड करेंगे तो 0.83। आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 20 छात्रों के गणित में से 30 में से प्राप्तांक दिया गया। ठीक है जी, तो आंकड़ों का आपको
दो गुना माध्यिका और बहुलक बताना। तो मेरे भाई जो ज़्यादा बार आए वो बहुलक, जो ज़्यादा बार आए वो बहुलक है, तो बहुलक होगा इसका 14। आप देखो बार बार देखेंगे तो 14 ही ज़्यादा बार आने लग रहा है। अरे हाँ है ना। माध्यिका होती है कि दिए गए डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद जो बीच वाला पद होता है उसे माध्यिका कहते हैं। दिए गए डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद जो बीच वाला पद होता है, एकदम मिडल टर्म जो होती है, उसे माध्यिका कहते हैं। अब बात को समझो मेरे भाई। 9 7 है, 7 और कहीं नहीं लिखा है। 9 है, 9 भी और कहीं नहीं लिखा है। 12 12 12 भी कहीं नहीं लिखा। 13, इस 13 को यहाँ कट करो, यहाँ शिफ्ट करो। उसके बाद 12 को यहाँ से कट करो, 12 को यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है जी। उसके बाद 14 लिखे हुए हैं पूरे। 14 के बाद 15 लिखा है, 15 और कहीं नहीं है। 16 लिखा है, 16 और कहीं नहीं है। 17 भी और कहीं नहीं है। 18, तो इस वाले 18 को शिफ्ट कर दो यहाँ, ये 18 शिफ्ट होगा। 18 के बाद 19 और फिर आ गया 20 20। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जम गया है। अरे हाँ ना, ये जमाने का भी एक तरीका होता है। कुल मिलाकर छात्र कितने? 20। 20 यदि छात्र हैं तो आपको ढूंढना होगा 10वां और 11वां पद। 9 इधर छूट जाएंगे और 9 इधर छूट जाएंगे। 10वां और 11वां पद को ढूंढकर उन्हें जोड़कर उसे 2 से भाग लगा दो, तब ये आपकी माध्यिका निकलेगी। तो 10वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां पद 14 और 11वां भी 14। 14 दूनी 28, और 28 को यदि मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो मेरे भाई माध्यिका होगी आपकी 14। माध्यिका यदि आपकी 14 आ गई तो आपको निकालना क्या है? 2 गुना माध्यिका, 2 गुना 14 माइनस बहुलक। तो मेरे भाई 14 दूनी 28, और 28 में से 14 घटाएंगे तो फाइनली आपका आंसर 14 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। स्टैटिक का सवाल और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे स्टैटिक वाली क्लास को आप देखिए। उसमें कंप्लीट 3.5 घंटे का लगभग वीडियो है आपका। कंप्लीट स्टैटिक समझाई गई। ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपका छूट जाए। लगभग उसी में से आपको सवाल आएंगे स्टैटिक के जो भी आने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 16 17 18 15 पदों तक का औसत बताना है। बात को समझना। 16 17 18 और इस तरीके से ये चल रहा है, और औसत कितने का बताना है? 15 पदों का। आप ये बताओ कि जब भी इस तरीके से ये रहे, कहने का अर्थ ये समान अंतर यदि रहे, समान अंतर यदि रहे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई सीरीज एपी में लिखी, इसमें लिखी हुई है एपी में, तो इसका जो एवरेज होता है वो हमेशा ही मिडल टर्म होती है, बीच वाला पद होता है। तो मेरे भाई आपको 15 पदों का औसत बताना है, तो 15 पदों में जो बीचों बीच में आएगा वो आएगा 8वां पद। 8वां। देखिए 8वां नहीं, देखिए कुल मिलाकर 7 पद इधर छूटेंगे, 7 पद इधर छूटेंगे, सही बात है, 8वां ही आएगा, 8वां पद। अब मुझे इस सीरीज का 8वां पद निकालना है। इस सीरीज का क्या निकालना है? 8वां पद। तो अभी मैंने आपको पिछले सवालों में सिखाया है कि ये एपी है, और एपी का 8वां पद यदि निकालना तो a + 7d कर दो। a की वैल्यू होगी 16, 7 गुना d की वैल्यू डिफरेंस कितने का? 1 का। तो 16 और 7 एकम 7, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 इस सवाल का एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि एपी में जो मिडल टर्म होती है वो हमेशा एवरेज होता है। ठीक है, इस सवाल पे आइए। रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वह अपनी पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। घर और कार्यक्रम स्थल के बीच की दूरी आपको बताना है। जब भी इस तरीके का सवाल आए मेरे भाई, आपसे दूरी पूछे, तो आप तरीका लगाइएगा एक्स वाई दोनों चालों का गुणनफल, एक्स माइनस वाई दोनों चालों का अंतर, इनटू टाइम, और टाइम में समय का अंतर लेना है आपको, ये बात ध्यान रखना। अरे हाँ है ना। समय के अंतर को भी आप ऐसे समझ सकते हो, देर देर आए तो घटेगा,
देर देर आए तो घटेगा, पहले पहले आए तो घटेगा, देर और पहले आए तो ये जुड़ेंगे। ठीक है जी। पहले इसकी चाल है 3, फिर इसकी चाल है 4, दोनों को जोड़ेंगे तो सॉरी दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा 1। हमेशा यहाँ जो है वो बड़े में से छोटा घटना है। अरे हाँ है ना, तो आप यहाँ डिफरेंस का यूज़ कर लें। फाइनली ये चालों का अंतर होता है ऐसा, इनटू समय का अंतर। आप ध्यान से देखो मैं आपको क्या बता रहा था। पहले ये 20 मिनट देरी से पहुंचती और बाद में ये पहले पहुंचती, और देर पहला आए तो जुड़ता है। तो 30 और 20 कितना हुआ 50, 50/60। और ये जो निकल के आती है ये दूरी निकल के आती है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल करेंगे 2 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे मेरे भाई 2 बार। 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर जहां वो जा रही है वहां की दूरी होगी। ठीक है जी। देखिए जी अगला सवाल। गेहूं, सब्जियों और तेल के एक परिवार का व्यय जो है वो 12, 8 और 5 के अनुपात में इन वस्तु के मूल्यों में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। तो कुल खर्च में आपको वृद्धि बताना है। तो आप पहले तो ये बताओ पहले खर्चा कितना था। 12, 8, 20 और 20 में 5 जोड़े तो 25। पहले खर्चा था 25, ये वाला 50% बढ़ गया, तो 12 का 50% होगा मेरे भाई 6। अरे 12 का 50% 6 होगा। 8 का 25% बढ़ गया, तो 8 का 25% होगा मेरे भाई 2। 25% मतलब 1/4। और 5 का 40% बढ़ गया, और 5 का यदि आप 40% निकालेंगे तो ये भी आएगा मेरे भाई 2। ठीक है, ये ऊपर जो मैं यहाँ लिखा हूँ ये वृद्धि है, और ये क्या था, ये कुल था। तो आपको वृद्धि का प्रतिशत बताना है तो 100% से आप गुणा कर दीजिए। 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार। ठीक है जी। 6 और 2 8, और 8 और 2 10, और 10 में 4 का गुणा करेंगे तो 40% की ओवरऑल वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए, यदि 27 और n का लघुत्तम समवर्तक 54 है और महत्तम समवर्तक 9 है तो मान बताइए। तो देखो इसका एक शॉर्ट्स भी डाल रखें। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम गुना महत्तम। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 18 तिया 54। तो n की जो वैल्यू होगी मेरे भाई वो 18 होगी। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए, अच्छा यहाँ 26 गुना 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 2 बटे, अच्छा केवल इसके बटे में 2 की पावर 2। इस गुणनफल में कितने शून्य आएंगे मेरे भाई। ये 2 की पंचायत तो छोड़ ही दो, आप इस 5 को देखो जरा ध्यान से। ये 5, इस 5 का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। 26 में ही 2 है, 2 4 बार यहाँ भी है, 2 बार कटेंगे फिर भी 2 बार बचेंगे, लेकिन इस 5 का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और इसके साथ मिलने के लिए पर्याप्त मात्रा में 2 है, और 5 के साथ यदि 2 मिल रहे हैं तो 0 बन जाएगा। और ऐसे कितने बार हो सकते हैं तो केवल 2 बार। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 2 होंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पुरुष और एक महिला एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और उनकी दक्षता 2:3 के अनुपात में है। महिला अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में करेगी। आप मुझे बताओ, दोनों मिल रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5। और एक दिन में यदि 5 काम कर रहे हैं और 12 दिन तक काम कर रहे हैं तो काम खत्म कर दे रहे हैं। तो टोटल काम कितना होगा मेरे भाई 60। टोटल काम कितना होगा 60। अब इस टोटल काम को किससे कराना है। आप बोलेंगे इस टोटल काम को सर जी महिला अकेले से कराना है। और महिला अकेले एक दिन में कितना काम कर सकती है 3।
और एक दिन में यदि 3 काम कर सकती है महिला, तो टोटल काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 20 दिनों की। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट होगा। अरे हाँ, है ना, पहले पुरुष की क्षमता लिखी हुई है और बाद में महिला की क्षमता लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मेरे भाई 3 घंटे में 15 किलोमीटर यदि जा रहा है तो उसकी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। और ये जा रहा है धारा के विपरीत, सॉरी लड़का एक्स है तो धारा वाई होगी। और जब ये धारा की दिशा में जाता है तो 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब इसकी जो चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अरे 3 घंटे में 24 जा रहा है तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको लड़के की चाल बताना है, तो ध्यान रखना जब भी ऐसे केस में नाव, नाविक या लड़का ये निकालना, या फिर आपको धारा निकालना हो। चूंकि आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, हर जगह काम आएगा। यदि नाव लड़का निकालना हो तो आप दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, ये नाव या लड़का जाएगा। धारा यदि निकालना है तो दोनों को घटा दो और 2 से भाग लगा दो, ये आपकी धारा आ जाएगी। तो 13/2, 13/2 मतलब होगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। 6.5 किलोमीटर पर आवर नाव की चाल होगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुनाव में मतदान करने वाली लड़कियों और लड़कों का अनुपात 2:3 है। यदि 10 और लड़कियां आ गई और 5 और लड़के ने मतदान किया तो 3-4 हो जा रहा है, ऐसा मान लो। एक 2x है तो एक है 3x। मेरे भाई 10 लड़की और आ गई, पहले लड़की, हाँ 10 लड़की और आ गई और बाद में लड़के, तो 5 लड़के और आ गए, तो ये अनुपात 3:4 हो गया। 4 से गुणा कर दो तो 4 दूनी 8x और 10 चौके 40। 3 से गुणा करेंगे तो ये और 9x होगा और ये हो जाएगा 15। x को इधर ले आओ और 15 को इधर ले आए तो ये 25। तो मेरे भाई x की वैल्यू आपकी 25 आ गई। बताना क्या है? कुल मिलाकर मतदान करने वाले छात्रों की संख्या, तो ये 5x होगी। तो 5 में आपको गुणा करना होगा 25 का, और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए जल्दी से। चलिए अगले सवाल पर 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु है वो 26 वर्ष थी। 26 वर्ष थी 3 वर्ष पहले। पति पत्नी और बच्चे, तो 26 तिया कितना होगा? 25 तिया 75 में 3 जोड़े 78। ये मेरे भाई 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले बात को समझ। तो आज कितने के होंगे? तो सभी 3-3 साल बढ़ जाएंगे, तो 3 तिया 9 साल बढ़ेंगे, तो इसमें 9 साल बढ़ेंगे तो ये 87 वर्ष के आज हो गए। और इसमें कौन कौन है? तो पति, पत्नी और B4 बच्चा, 3 लोग। अच्छा, 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 साल थी। देखो औसत आयु 20 साल थी तो टोटल आयु 20, 2 लोग हैं तो 20 दूनी कितनी होगी टोटल आयु? 40। और ये कब है? 5 वर्ष पहले। तो आज, आज 5 वर्ष पहले की है तो आज की होगी कितनी? 5-5 दोनों बढ़ जाएंगे तो 10 बढ़ेंगे, तो 40 और 10 50 वर्ष। और इसमें कौन कौन है? इसमें पत्नी प्लस है बच्चा। तो आप मुझे बताओ आज, आज जो है उस पति की उम्र कितनी होगी? देखो 87 में पति है, 50 में पति नहीं है, तो आज पति की उम्र होगी 37 वर्ष। देख लीजिए आप एक बार चलते। ठीक है जी। पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक 24,000 रुपये में खरीदी और दूसरी बाइक खरीदी उनने 20,000। मेरे भाई पहली बाइक पर उसे 20% का लाभ हो, 20%। तो आप मुझे बताओ 24,000 का 20% कितना होगा? 48। पहली बाइक पे उसे 4800 रुपये का लाभ हो, दूसरी बाइक पर उसे 30% का नुकसान हो गया। 30% का नुकसान हो गया मतलब 3 दूनी 6,000 रुपये का नुकसान हो।
30% निकालोगे तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का नुकसान हो गया। आप मुझे बताओ ओवरऑल क्या कहानी होगी। तो 1,200 रुपये का नुकसान होगा ओवरऑल, लाभ नहीं हो सकता, 1,200 रुपये की हानि होगी। अरे हाँ है ना, एक तरफ से 4,800 कमाए, एक तरफ 6,000 घाटे में चला गया, पूरा पूरा 1,200 रुपये का नुकसान होगा उसे। अगले सवाल, तीन संख्याओं का योग 123 है। पहली और दूसरी के बीच अनुपात 3:4 है और दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात जो है वो 3 है। तो आपको दूसरी संख्या बताना है, ये 36 होगी, मैं देख के आंसर कर सकता था। कैसे? दूसरी संख्या यहाँ अनुपात 4 बना रही है, यहाँ कितना बना रही? 3। हर हाल में ये जो संख्या होगी 4 और 3 दोनों से कटने वाली होगी, और एक ही संख्या ऐसी लिखी है जो दोनों से कट सकती है। मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। देखिए, पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 और दूसरी और तीसरी का अनुपात 4 और 5। तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों को सेम कर लो, यहाँ 3 से गुणा कर दो और यहाँ गुणा कर दो 4 से। ये 9 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। 9, 12, 20। ठीक है, तीनों संख्याओं का जो योग है वो 123 है। तीनों संख्याओं का योग 123 है और तीनों संख्याओं का जोड़ यहाँ से निकालूंगा। 20, 30, 40, 40 और एक होगा 41, 41 और मुझे वैल्यू काय की चाहिए? 12 की। तो 41 से काटूंगा मैं, 3 बार कटेगा और 12 3 36 मेरे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए। ₹100 को 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 48 रुपये। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखना, कहानी 2 वर्ष की हो। कहानी किसकी हो? 2 वर्ष की। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सीआई जो होता है 2 वर्ष में, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहे तब भी XY प्लस XY अपॉन 100%, ये सीआई होता है। ये 2 वर्ष का सीआई है। एसआई क्या होता है? एसआई होता है एक्स प्लस वाई। तो मेरे भाई एस किसी भी सवाल में लगाओ, सीआई माइनस एसआई 2 साल का। मैं इसे कई सारे सवाल तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन ये सिखा जा रहा हूँ मैं आपको ताकि आगे आने वाले सवालों में बेहतर हो जाए। तो ये होगा XY अपॉन 100%, ये CI माइनस SI होगा। XY अपॉन 100%। सवाल में कैसे लगाएंगे देखिए सर। देखो मेरे पास एक ही दर है, मैं अलग अलग के लिए सिखा गया आपको। एक रहे तो x की भी वैल्यू 8 और y की भी वैल्यू रख लेना 8। तो मेरे भाई CI SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रिंसिपल का 8 गुना 8%। अरे हाँ है ना, और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी गई? 48। तो P इंटू 8 और 64 को लिखेंगे अपन 0.64, परसेंटेज का 100 लेंगे, बराबर लिखेंगे 48। ठीक, ये डेसिमल यहाँ से हटाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 जीरो और 8 से काटेंगे 8 8 64 और 8 से काटेंगे 8 6 48। ठीक है जी, 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे इसे 3 बार, 4 से काटेंगे इसे मेरे भाई 25 बार, 2500। तो प्रिंसिपल जो होगा वो 7500 होगा। इसका अर्थ ये 7500 आपका प्रिंसिपल होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा भी इसको करने के कई सारे तरीके, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी सवाल को करने के यदि 4-5 तरीके, अरे हाँ है ना, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सेट में जब भी सवाल आए और एक ही टाइप के सवाल आने लगे तो मैं उनके अलग अलग तरीके आपको सिखा जाऊँ, कि एक समय बाद ऐसा होगा कि एक सवाल करने के 5 तरीके आपको भी पता होंगे। ठीक है, इससे पहले 2 CI के सवाल आए थे पहले सेट में, दोनों सवालों को अपन ने अलग अलग तरीके से करे थे। ठीक है जी, इस सवाल पर दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त उनके महत्तम समवर्त का 28 गुना है और लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का अंतर जो है वो 405 है। यदि संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में, तो इन संख्याओं के बीच अंतर आपको बताना है। बात को समझने की कोशिश कीजिए।
ये संख्याओं के बीच जो अंतर होगा, देखो डिटेल में तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं एक तरीका से करूँगा। आप जो संख्याओं के बीच अंतर होगा वो लघुत्तर और महत्तम समवर्त के बीच जो अंतर होगा वो उसका मल्टीपल होगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखना। 405 इन संख्याओं के बीच जो अंतर है उससे 405 पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि इन संख्याओं के बीच अनुपातिक अंतर यदि 3 है तो उत्तर जो है वो 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँ कि 49 आंसर नहीं हो सकता इस संदर्भ में। बाकी 3 ऑप्शन वैलिड थे। मैं अब इस 405 को पकड़ के आंसर लगाने बैठूं तो 52 के पहाड़े में 405 नहीं आएगा, 42 के पहाड़े में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपको सही मायने में तरीका समझना है। अरे हाँ है ना। तुम और मैं दोनों ही डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ध्यान रखना एलसीएम एचसीएफ का अंतर, संख्याओं का अंतर, एक दूसरे का जो है वो संख्याओं का अंतर जो है वो उसका हमेशा ही एक फैक्टर होगा। इसके आधार पर मैंने उत्तर लगा दिया। मान गए जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। इसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो 52 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई आपको बताना है। देख, आयत की लंबाई मान लो x है, सॉरी चौड़ाई मान लो x, ताकि लंबाई जो है वो 2x हो जाए। तो आप मुझे बताओ कि लंबाई और चौड़ाई यदि इस तरीके से तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 2x² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पुराने वाले आयत का। मानते हो जी। अब चौड़ाई 4% बढ़ गई तो चौड़ाई हो गई x+4, सॉरी 4 सेंटीमीटर बढ़ गई, और लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर कम हो गई, 2x-। तो इनका जो क्षेत्रफल बना है, इनका जो क्षेत्रफल बना है वो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया। तो मेरे भाई इनका जो क्षेत्रफल बना पहले से कितना बढ़ गया, 52 बढ़ गया। इसको आपको सॉल्व करना हो, देख लीजिए एक बार। मैं x का अंदर गुणा कर दे दूँ तो 2x² हो जा रहा है, x का अंदर गुणा कर दे रहा हूँ तो ये 4x हो जा रहा है, 4 का इसमें गुणा कर दे रहा हूँ तो 4 दूनी 8x हो जा रहा है, और 4 का इसमें गुणा कर दे रहा हूँ तो माइनस का 16 हो जा रहा है। बराबर ये 2x² यहाँ भी हो रहा है, प्लस हो जा रहा है 52। मेरे भाई ये 2x² से 2x² को कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ बचेगा 4x, और 16 उधर जाके जोड़ना होगा तो 16 यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 68। तो मेरे भाई x की जो वैल्यू होगी वो होगी 17। तो x की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई। तो मुझे आयत की बताना है लंबाई, और आयत की लंबाई 2x है मेरे भाई, तो आयत की लंबाई होगी 34। आप एक बार इसे देख ले जरा। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर, और वो एक दूसरे को 32 सेकंड में पार कर लेती। देखो मेरे भाई एक ट्रेन 160 की तो दो ट्रेन हो जाएगी 320 की, ये दूरी हो गई। अरे हाँ है ना। और आपको चाल बताना है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय हो गया मेरे भाई 32। ये इनकी चाल हो जाएगी, ये इनकी चाल हो जाएगी, और दोनों की चाल सेम। तो 32 से काटेंगे तो मेरे भाई 10 मीटर प्रति सेकंड इनकी चाल होगी। लेकिन ऑप्शन जो है वो किलोमीटर में दे रखे हैं, तो आपको इनको 18/5 से गुणा करना होगा। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल होगी। ठीक है। चलिए जी अगले कुछ और बेहतरीन सवाल। एक चुनाव में राशिदा और सुहाना केवल दो प्रत्याशी, डाले गए सभी वोट इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक पक्ष में गए। यदि राशिदा राशिदा को 48% वोट मिलते हैं तो आप मुझे बताओ चुनाव 100% का, तो सुहाना को 52% वोट मिलेंगे। और सुहाना जो है वो चुनाव जीत जा रही है, और कितने मतों से जीत रही है, 832। आप मुझे यहाँ से बताओ एक बार कैलकुलेट करके।
4% से चुनाव जीत रही, और 4% की वैल्यू जो है वो 832 है। तो आपको ये बताना है कि राशिदा के पक्ष में कितने प्रतिशत वोट पड़े। तो राशिदा के पक्ष में पड़े 48% वोट। 4 से कैंसिल करेंगे मेरे भाई, 4 एकम 4 और 4 से कैंसिल करेंगे 12 चौके 48, 12 दूनी 24 का 4 हाथ का आएगा 2, 12 तिया 36 और 2 38, लास्ट में आपको 84 दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जय 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद अजय आ जाता है 16,000 रुपये लेके और 51 रुपये के लाभ को बांटना है। देखो ये जय, ये अजय। मेरे भाई ये जो जय है ना, ये जय पूरे 12 महीने अपनी राशि को चलने देगा। तो 12,000 रुपये को पूरे 12 महीने चलने देगा, जबकि अजय जो है वो 4 महीने बाद आया और 1 वर्ष के लिए व्यापार चल रहा है। अरे हाँ है ना, 4 महीने बाद आया है तो ये जो 16,000 रुपये की राशि है ये केवल 8 महीने चलेगी, और जितनी देर इनकी राशियाँ चलती है उसी अनुपात में इनके प्रॉफिट को बांटना होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4 से काटे तो 3 बार कटेगा, 4 से काटे तो ये 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा मेरे भाई 6 बार। अब 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई ये 8 बार कट जाएगा। 3 तिया 9 और ये हो गया 8, 9:8 में इनकी राशि को आपको बांटना होगा। अरे हाँ है ना, और किसका हिस्सा बताना है, अजय का। अजय का हिस्सा यदि बताना है तो अजय का हिस्सा 8 होगा। तो टोटल है आपके पास 17, 17 की वैल्यू है आपके पास 5100, तो आपको 8 की वैल्यू बताना है। तो 17 तिया 51, 300 और 8 तिया 2400। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का आपको गुणनफल बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल आए और 3 क्रमागत संख्या लिखी है वो भी सम, तो आप 126 को पहले तो 3 से भाग लगा दीजिए। तो 3 से भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, तो बीच वाली संख्या आ जाती है। अरे हाँ है ना, बीच वाली संख्या आएगी तो बीच वाली संख्या 42 होगी, तो उससे पहले वाली संख्या मेरे भाई 40 होगी, और उसके बाद वाली संख्या मेरे भाई 44 होगी। अरे हाँ है ना, तो आपको 40 और 44 का गुणा करना है, 40 और 44 का गुणा करना है। ठीक है जी, 40 और 44 का गुणा करेंगे तो 0, 4 चौक 16 का 6 हाथ का 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1760 आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इनका योग यदि दिया तो योग में नंबर ऑफ संख्या से भाग लगाते हैं तो आपका बीच वाली संख्या निकल के आ जाती है, उसी को आप एवरेज कहते हो। ये रहा आपका अगला सवाल। पटेल की मासिक आय में सर्वप्रथम अगस्त के महीने में 20% की वृद्धि हो गई, उसके बाद सितंबर के महीने में 10% की वृद्धि हो गई। पटेल की आय में कुल वृद्धि, तो मैं आसान सा डेटा है तो मैं 100 ही मान ले रहा हूँ। पटेल की आय पहले 10% 20% बढ़ी, तो मेरे भाई 100 से बढ़कर कितनी हो गई 120, और ये 120 जो हुई है ये कब हो गई, अगस्त में। अगस्त के बाद फिर बढ़ गई 10%, 10% बढ़ गई तो 12 बढ़ जाएगी, क्योंकि 120 का 10% मेरे भाई 12 होगा। 12 बढ़ जाएगी तो ये सितंबर में हो जाएगी मेरे भाई 132। 100 वाली आय इसकी 132 हो गई, तो फाइनली इसकी आय में 32% की वृद्धि हो गई, तो कुल आय में वृद्धि 32% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और ये आपका अंतिम सवाल है। अरे हाँ है ना, और अंतिम सवाल 51वां सवाल है। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, पूरा पूरा 51 चंदा आपको दिया जा रहा है, आप इसे बेहतर ढंग से स्वीकारिएगा। देखिए, एक पासा को 2 बार फेंका जाता है तो आपको टोटल आउटकम्स आंख बंद करके 36 लिख लेने। पहली बार फेंकने पर एक भाज्य संख्या आती है, पासे को यदि फेंका जाए तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है, और इसमें से भाज्य संख्या क्या है 2 4 और 6। अरे हाँ है ना, भाज्य संख्या क्या है 2 4 और 6, अरे 2 4 और 6, तो भाज्य संख्या कितनी हुई मेरे भाई 3। अरे हाँ है ना, और दूसरी बार यदि फेंका जाए, दूसरी बार यदि फेंका जाए तो एक अभाज्य संख्या आती है, तो मेरे भाई अभाज्य, सॉरी 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 एक गलती कर गए ना अपन, भाज्य संख्या जो है वो 3 नहीं 2 होगी,
भाज्य संख्या 2 होगी, 2 भाज्य नहीं, 2 ही भाज्य संख्या होगी। अच्छा, और मतलब होता है गुना। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या होगी 2, 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या होगी। तो मेरे भाई इसकी जो प्रायिकता होगी वो 6/36 होगी। 6/36 को यदि भाग लगाएंगे तो 1/6। तो 1/6 ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो। ठीक है जी, और आए तो गुणा कर दो, या आए तो इन्हें जोड़ना था। ठीक है जी। अब ये हो गया आपका दूसरा सेट। पूरे आपके पास लगभग 100 सवाल हो चुके हैं। 100 सवाल में निश्चित ही आपके पेपर में सवाल आने हैं, तो बेहतर ढंग से आपको इनको करना है और उन लोगों तक भी पहुंचाना है जिनके तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है और वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और वो वर्दी लेना चाहते हैं। आगे भी आपकी ऐसी ही क्लास आती रहेगी। प्रीवियस ईयर के भी कुछ सेट आएंगे अभी आपके, तो प्रीवियस ईयर के सेट पर उतना तवज्जो नहीं देना है जितना आपको इस क्लास पर देना है। अरे हाँ ना, ये पेपर में आने वाला है और प्रीवियस ईयर आया हुआ है। प्रीवियस ईयर हर कोई लोग कराने लग रहे हैं, ये पेपर में 100% आएगा मेरे भाई। ये मेरे खुद का अनुभव बोल रहा है, मैं 3-3 4-4 बार कांस्टेबल दे के निकाल चुका हूँ। अरे हाँ है ना, तो इस बात से परेशान नहीं होना। इसी टाइप के सवाल आना है, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है बस। ठीक है, बीच बीच में जो शॉर्ट्स आते हैं उनको भी आप देखना, वो भी आपके लिए यूज़फुल है। और वो सारे शॉर्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो पेपर में सवाल आने लगते हैं ना, उनका शॉर्टकट दिया जाता है आपको, तो उनको भी बड़े अच्छे ढंग से देखना है। और अच्छा लगे तो आपको तो पता है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।